आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। जो भी छात्र बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का 2024 में तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड के लिए, तो उनके लिए मैं जनरल इंग्लिश का ये सीट लेके आया हूँ। सेकंड मतलब उसमें 20 क्वेश्चन रहता है, टोटल मार्क्स 20 नंबर के आते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है दो। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करवा चुका है, ये प्रैक्टिस सेट 2 है जनरल इंग्लिश पर। और ये आपका जो पिछले साल 2023 में पूछा गया था उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में देखिए 7 तारीख को पूछा गया था 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए पढ़ाना मेरा। चलते हैं, हम लोग जो पूरा इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे वो डिटेल वाइज में करेंगे, तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप समझना, आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ना। आपको जो एकदम इसी तरह का 2024 का जो भी छात्र डीएलएड का एग्ज़ाम में बैठेंगे एकदम इसी तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से समझिएगा। देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोला कि आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, उसमें से इस सेंटेंस में जो भी यहाँ पर भराएगा वो इस 4 ऑप्शन में चूज करना है। और ये जो सेंटेंस है कैसा है आपका, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पूरा सेंटेंस में आपका यहीं पर पढ़ना है ये कैसा सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो देखिए, इफ़ आई हैड सीन रामा, तो हिंदी आपको इंग्लिश का हिंदी करने पर ज़्यादा जोर नहीं देना, बस समझना ये क्या है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट का है ना। तो पास्ट परफेक्ट है तो आगे भी सेंटेंस किस में चलेगा, पास्ट परफेक्ट में चलेगा, लेकिन कंडीशन होगा। तो कंडीशनल के लिए हम लोग कहीं भी कंडीशनल अगर सेंटेंस आपको हो तो वुड दिख जाए वो समझिएगा कंडीशन बताने के लिए होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन A राइट हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका कंडीशन का बोध हो रहा है। देखिए, हैव तो होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो हैव तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत हो गया। विल फ्यूचर वाला बता रहा है, नहीं। और हैड टोल्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट ही है, लेकिन हमारा कंडीशन बताना, तो इससे पास्ट परफेक्ट का कंडीशन हैड से पता नहीं चलता है, वुड से पता चलता है ये कंडीशनल सेंटेंस का। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट A, ठीक है। वुड से आपका कंडीशन का पता चलता है, ये बस याद रखिएगा। और इससे कंडीशन वाले सेंटेंस एक आपका क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए जहाँ भी अगर कंडीशनल सेंटेंस में फिलअप करने आ जाए तो वुड जो ऑप्शन में आपका वुड रहेगा बस उसको टिक कर दीजिएगा, वो आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि इस चारों ऑप्शन में आप कोई भी सेंटेंस अगर ख़त्म करते हैं तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, तो देख लीजिए कौन लगता है। तो हमारा ऑप्शन A राइट हो जाएगा। एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप तो ऑप्शन है नहीं, तो एक्सक्लामेशन मार्क लगता है अंत में। तो इसका और जैसे आपको एक एग्जांपल अगर दे दिया जाए तो एग्जांपल जैसे देखिए क्या है, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसके लिए लगता है, सडन दुख के लिए, सडन खुशी के लिए, आश्चर्य के लिए लगता है, तो उसी पे लगता है। तो व्हाट टेरिबल फायर दिस, तो इस सेंटेंस को पढ़ के हमको लग रहा है कि उस आश्चर्य की बात हो रहा है, सडन की बात हो रहा है। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्या लगा है, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा है ना। तो किसी भी सेंटेंस के
अंत में एक्सक्लामेशन सेंटेंस ये एक्सक्लामेशन मार्क लगता है या फुल स्टॉप लगता है, तो यहाँ तो फुल स्टॉप है नहीं, तो ये सब ऑप्शन होगा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अलास माई बिलव्ड लीडर इज़ नो मोर। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे जो प्यारे नेता है वो अब नहीं रहे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सौरो मतलब दुखी का भाव आ रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अलास है तो दुखी का भाव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लामेशन। तो एक्सक्लामेशन यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ऑप्शन 4 पे आते हैं, ये क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, ईडियम और फ्रेज है आपका क्वेश्चन 4। तो ईडियम फ्रेज में मतलब क्या है कि कोप विथ। ठीक है, ईडियम फ्रेज आपको याद करना होगा, या नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट करो, इसको ध्यान से देखो। इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक तो नहीं, अगर आता है तो आप स्टिक कर सकते हो, नहीं आता तो छोड़ सकते हो। ऐसे तो एग्ज़ाम में नेगेटिव नहीं रहता है। डीएलएड बिहार डीएलएड जो आप दोगे 2024 में, आप सुन लो, उसमें नो नेगेटिव मार्क्स रहता है, तो आप मार सकते हो, नहीं भी आता है तो। लेकिन यहाँ सीख लो, कोप विथ का मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब अगर समझे, कठिन स्थिति से सफलता पूर्वक निपटना। इसका मतलब क्या होता है, कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। कोप विथ का हिंदी मतलब होता है। तो इस चारों ऑप्शन में इस एकदम इसी का मतलब देखते हैं कि कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, इस चारों ऑप्शन में किसका अर्थ निकल रहा है। तो देखिए, टू बिकम एंग्री विथ समवन ना, इससे लग रहा है कि कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निकलने का भाव तो नहीं आ रहा है, ख़त्म। टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट, हाँ मतलब डिफ़िकल्ट के सिचुएशन में, टू हैंडल समथिंग डिफ़िकल्ट मतलब जब समय डिफ़िकल्ट हो कुछ, तो उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, आसानी से उसको हैंडल करना चाहिए। टू बर्न समथिंग नहीं, टू अरेंज समथिंग नहीं। तो ऑप्शन आपका राइट बी। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ये 4 गो है, उसमें से आपको सही जवाब इसमें भरना है, ठीक है। तो रमन हैज़ नो एक्वेंटेंस डैश मेनिका। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिचित, ठीक है, परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र नहीं। इसका मतलब होता है परिचित तो है लेकिन घनिष्ठ मित्र नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो रमन हैज़ नो एक्वेंटेंस डैश मीना, तो यहाँ पर क्या भराएगा, इन तो नहीं भराएगा, ये प्लेस बिग प्लेस के लिए होता है। तो रमन हैज़ नो एक्वेंटेंस मतलब परिचित नहीं है, टू भी नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, विथ होगा। यहाँ पर क्या होगा, विथ मतलब परिचित है लेकिन घनिष्ठ मित्रता नहीं है। तो रमन हैज़ नो एक्वेंटेंस विथ मीना। चलते हैं, अच्छा ये भी याद रख सकते हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। जहाँ भी आपको एक्वेंटेंस दिख जाएगा उसके साथ आप विथ प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। एक्वेंटेंस के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे इडियम फ्रेज फिर से आ गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। यहाँ इसका मतलब हिंदी क्या होगा कि हवाई किला बनाना, या नहीं तो क्या बोल सकते हैं इसको, विकल्प के स्वप्न देखना या काल्पनिक योजना, या मतलब काल्पनिक योजना मतलब योजना कैसा, तो काल्पनिक योजना, ठीक है। हिंदी मीनिंग बता दिया कि हवाई किला बनाना होता है ना, सपनों में सपना देखते हैं, बड़ा बड़ा सपना देखना जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। तो बिल्ड कैस्टल इन द एयर, तो इसका आप देखते हैं कि इसका अर्थ किस में निकलता है, लाइंग ए प्लेन ना, क्रशिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स नहीं, डे ड्रीम्स और केस्टिंग अनरियलिस्टिक प्लान। देखिए काल्पनिक या हवाई किला बनाना, जो हवाई किला का मतलब क्या है, जो रियल नहीं है, जो धरातल पर मौजूद नहीं है, उसी का ना सपना देखना। तो अनरियलिस्टिक वाला देखिए यहाँ पर है, अनरियलिस्टिक प्लान, तो मतलब ऑप्शन सी राय सही है, ऑप्शन डी तब नहीं होगा। समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द
फर्नीचर ओल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो फर्नीचर यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर है, ठीक है। तो फर्नीचर यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा ये सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब भी यहाँ पर क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, है ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हैव लुक्ड तो क्या हो गया, ये हो गया हैव लुक्ड हो गया परफेक्ट में चला गया, तो ये तो होगा नहीं। और ये वर्ब का ये V1 है जो हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है। वर्ब अपने V1 फॉर्म में क्या होता है, प्लुरल होता है, तो प्लुरल तो चाहिए नहीं। आर लुक्ड, ये भी आपका प्लुरल हो गया, ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, लुक्स होगा। ऑल द फर्नीचर लुक्स ओल्ड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि वर्ब के साथ जब एस या ई एस लग जाता है, जिसे हम V5 बोलते हैं, एस ई एस वर्ब के साथ लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा अपने साथ, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लुक्स। समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन, नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही। तो नाइदर और नॉट जब भी रहता है तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यू और ही, लेकिन यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके किसके अनुसार आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहाँ पर क्या चाहिए आपका, वर्ब चाहिए होगा, वो भी वर्ब कैसा चाहिए होगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है। तो देखिए और किसके अनुसार लगे, नाइदर और नॉट जब रहता है तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगता है। तो ही तो हमारा सिंगुलर है, तो ये आर तो प्लुरल है, ये नहीं होगा। वेयर भी हमारा पास्ट में क्या होता है, प्लुरल के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। हैव भी हमारा क्या है, प्लुरल है, ये भी नहीं होगा। तो इज होगा, क्या होगा, ही इज, राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको जो है यहाँ पर क्या भरना है, नॉन इनफिनाइट वर्ब आपको खोज के भरना है। तो नॉन इनफिनाइट वर्ब क्या, मैंने बोला कि वैसा वर्ब होता है, नॉन इनफिनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जिस पे जो है सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, सब्जेक्ट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इनफिनाइट वर्ब बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं हमारे, एक होते हैं जीरेंड, एक होते हैं पार्टिसिपल, एक होते हैं इन्फिनिटी होती है, ठीक है। स्पेलिंग देखिए थोड़ा मैच के लिए, तो इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या होता है, 2+V1 के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमारा देखते हैं नाउन होता है तो 2 चीज़ में हो सकता है, या नहीं तो सब्जेक्ट में या नहीं तो ऑब्जेक्ट में यूज हो सकता है, ये ना होता है। ये भी क्या होता है, एज अ नाउन काम करता है, 2+V1, तो ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर वी यहाँ वी हैव, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, प्रिवेंट यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब, मस्ट यहाँ पर वर्ब की विशेषता अगर बता रहा होगा तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। देयर कमिंग यहाँ पर क्या है, कमिंग यहाँ पर कमिंग जो है एज अ नाउन, यहाँ अगर देयर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के आगे कौन आता है, नाउन आता है। तो नाउन हमारा बोले कि जीरेंड किसके तरह वर्क करता है, नाउन के तरह, और वो ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन, और नाउन तो यहाँ पर जो कमिंग है तो ये क्या है, यहाँ पर जीरेंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 ऑप्शन है, उसमें सुटेबल यहाँ पर भरना है। सी वाज सिटिंग डैश सवित्री एंड सुषमा,
देखिए एंड, तो यहाँ तो सीधा एमंग तो 2 से अधिक के बीच में होता है, 3 4 के लिए तो एमंग नहीं होगा। बिटवीन होता है 2 के बीच में, और एंड से इसको हम पकड़ते हैं 2 व्यक्ति के बीच में लगता है, तो यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट, एट होगा ना, ऑन होगा नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। नरेशन आ गया, तो देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसको लगा लेंगे। आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सेड, तो यहाँ इधर से ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये है आपका, तो ही सेड, तो ही सेड यहाँ भी लिखा हुआ है, सही है। ही सेड यहाँ भी लिखा हुआ है। डैट, अब देखिए ही सेड डैट, और आई बदला होगा फर्स्ट पर्सन SON, मतलब 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं ये थर्ड पर्सन है ना, ही, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो देखिए, तो यहाँ पर आई, सॉरी इसके लिए कर रहा है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर एस ही है, तो हमारा यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा, तो आई टुक, और ये क्या है, पास्ट में, ये क्या है, पास्ट में इधर बता रहा है, तो इधर भी हमारा ये टुक क्या है, पास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा पहले एलिमिनेशन करते हैं, तो हैज हमारा क्या होता है, हैज हमारा तो बताता है, ये बताता है किसको, प्रेजेंट को, तो ये तो होगा नहीं। हैड वाला 3 गो है, ठीक है। हैड टू टेकन तो होगा नहीं, और हैड टेकन, हैड टुक, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैड, हैड के बाद क्या होता है भी, हैड के बाद हमेशा याद रखिएगा V3 आना चाहिए। तो यहाँ टेक, टुक, टेकन, V1 V2 V3, तो हैड के बाद V3 मतलब टेकन आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 11 का बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत होगा। तो देखिए ही सेड डैट, ही, आई बदला सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आया, और ये भी पास्ट का है, सिंपल पास्ट है ना, आई टुक राहुल, ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट जो है वो बदल जाता है नरेशन में, किस में, पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, है ना। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस ये क्या है, V2 है, इसलिए ये गलत, हैड प्लस V3 यहाँ पर है, तो ये हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया आपका, ठीक है। देखिए नरेशन को बनाने का आपको सही तरीका है शॉर्ट में बनाना एग्जाम में, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, ऑप्शन को छांटिए, आपका खुद निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स है। डैश यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लेदर इट विद मरीनार सॉस, तो क्या यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट, तो यहाँ पर इनिशियली नहीं, नेक्स्ट नहीं, बिफोर सही लग रहा है कि बी पहले, देखिए बिफोर यू पुट द चीज़ रखने से पहले, ऑन योर क्रस्ट मतलब क्रस्ट पे चीज़ रखने से पहले, डू नॉट फॉरगेट टू लेदर इट विद मेरीना सॉस, मेरीना सॉस से मतलब पहले बोला जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट, ये रखने से पहले क्या है, पहले मेरीना चीज़ उस पर क्या करना है, ढालने की बात हो रहा है, कुछ ऐसा सेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बिफोर हो जाएगा, ऑप्शन ई। अब चलते ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स को देना है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो दे डैश इनटू देयर कार एंड ड्रॉव अवे, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ से देखिए पकड़ना होगा, ये क्या है, ड्राइव, ड्रोव और ड्रीवन, तो आपका V2 है। ड्रोव क्या, V2 किसके लिए होता है, सिंपल पास्ट के लिए, तो इसका मतलब यहाँ भी जो आएगा वर्ब जो यहाँ पर आएगा वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। हैव तो
प्रेजेंट के लिए होता है ख़त्म, हैज़ भी प्रेजेंट के लिए ख़त्म, और गेट्स हमारा क्या है, ये V5 है, ये मतलब प्रेजेंट, ये भी ख़त्म। गॉट हमारा V2 है जो हमारा दिखा रहा है पास्ट, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते आगे, फिर हमारा आया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको कन्वर्ट करना है। तो वी हैव ब्राउट अ न्यू कार टुडे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, सिर्फ याद रखना है एक बात, की पॉइंट यही है कि इसमें टेंस जो होता है नो चेंज, टेंस का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है, बस ये है। यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ठीक है। वी हैव बाउट अ न्यू कार टुडे। अ न्यू कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट अब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार है। चलिए यहाँ तक तो बात सब सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो है हैव बाउट है, हैव मतलब, बाउट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंटे परफेक्ट में रहेगा, ठीक है। वाज तो पास्ट दिखाता है, ख़त्म, क्योंकि टेंस क्या होता है, नो चेंज। सॉरी कॉल आ गया था दोस्त। चलते हैं आगे करते हैं। तो देखिए टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तो वाज हो गया हमारा पास्ट, इसलिए ऑप्शन भी ख़त्म। अच्छा हैड भी होता है पास्ट, ये भी ख़त्म। हैज़ बिन और हैज़, चलिए ये तो रहेगा। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, हैज़ बिन बाउट में बदलेगा, हैज़ बिन बिंग में नहीं होगा, ये तो कंटिन्यूस दिखा रहा है, तो ये ख़त्म। हैज़ बिन बाउट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन करके हम लोग कितना आसानी से निकाल लिए। चलते हैं आगे, 15 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। मतलब यहाँ पर जो है वो मतलब शाम से काम करते हुए आ रहा है, आफ्टरनून मतलब दोपहर से। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून मतलब पूरा दोपहर वो काम किया है, एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, और अभी तुरंत जाके उसका असाइनमेंट क्या ख़त्म हुआ, मतलब काम क्या था, चल रहा था, कंटिन्यूस में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूस ऑल आफ्टरनून, यहाँ पर क्या बता रहा है, कंटिन्यूस बता रहा है। कंटिन्यूस का क्या कर रहा है, भाव दे रहा है, ठीक है, सेंस दे रहा है। तो कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है, तो ये पास्ट में तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा, तो हैव बीन हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस का सेंस दे रहा था। और प्रेजेंट में बात हो रहा है कि मैं पूरे दोपहर तक काम करते रहा, और हैव जस्ट अभी फिनिश अपने वर्क को किया है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर एंड हैव जस्ट है तो मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन वाला प्रेजेंट वाला ऑप्शन बनाएगा। तो प्रेजेंट तो इसी से हैव से पता चलता है, तो इसलिए हैव बीन लगेगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनाइट वर्ब। आपको नॉन इन्फिनाइट वर्ब यहाँ भी खोजना है। तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसपे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, जीरेंड, पार्टिसिपल और हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो ये जो होता है 2+V1 के रूप में, लेकिन ये काम करता है एज अ नाउन। और नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट या नहीं तो
ऑब्जेक्ट, ये भी एज ए काम करता है नाउन, ये भी क्या होता है, नहीं तो सब्जेक्ट ये नहीं तो ऑब्जेक्ट। पार्टिसिपल ये जो काम करता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखिए हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो, ही रैन टू द विंडो, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, रैन हमारा वर्ब है, टू द विंडो, टू हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। जीरेंड में जो एक और से समझ लीजिए, ये जो जीरेंड है ये कैसे बनता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है लेकिन ना काम करता है नाउन का, तो जीरेंड उसको कहते हैं, ठीक है। ये सब होता है नन, ये तीनों जो होता है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर हो गया द नॉइज़, द नॉइज़ हमारा द के बाद ये आया है तो ये नाउन है, ठीक है। तो ये तो सिंपल नाउन है, इसमें तो नाउन से हमको कोई नहीं। यहाँ पर हियरिंग दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हियरिंग हो जाएगा नॉन फिनाइट वर्ब का एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ईडियम फ्रेज है, तो ईडियम फ्रेज क्या है, बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का हिंदी मतलब पहले समझ लो, ये इसका मतलब होता है आराम का स्थान, क्या होता है, आराम का स्थान। तो बेड ऑफ रोजेज आराम का स्थान देख लेते हैं, किस इस चारों ऑप्शन में से किस में से इसका भाव आ रहा है, अर्थ आ रहा है। स्वीट स्मेल नहीं, एन ईजी विक्ट्री नहीं, ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ए कंफर्टेबल बेड, ये भी नहीं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, कंबाइन द सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपका समय लेना चाहते हैं यहाँ रुककर। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो पर यहाँ तक आए, आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर वीडियो को, नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पढ़कर सॉल्यूशन करते हैं। कंबाइन द सेंटेंस विद सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। आपको ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस, इसको एक सुटेबल ऑप्शन से आपको कंबाइन करना है। देखिए मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंड, मैनी स्टूडेंट कंप्लेन डैट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, कंप्लेन किया है कि द टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट, टेस्ट कैसा था, डिफ़िकल्ट था। मतलब हम लोग करते हैं ना, जब हमारा पेपर थोड़ा गंदा जाता है, मतलब अच्छा नहीं जाता है, तो हम बोलते हैं कि स्टूडेंट लोग हल्ला करता है कि पेपर क्या था, बहुत ही ये आया था, डिफ़िकल्ट था। तो कंप्लेन उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। मे स्टूडेंट मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स, तो मे स्टूडेंट मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स, तो स्टूडेंट जो है अपना जो मार्क्स को है, फुल मार्क्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्ट का भाव आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट का भाव नहीं आ रहा है कि बावजूद, मतलब देखिए पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था लेकिन तब भी स्टूडेंट क्या किए थे, मैनेज कर लिए थे अपने स्कोर को, फुल मार्क्स के स्कोर के लिए। मतलब पेपर डिफ़िकल्ट आने के बावजूद यहाँ निकल के आ रहा है कि बहुत स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन उसके बावजूद, मतलब बावजूद भी में स्टूडेंट मैनेज कर लिए। तो के बावजूद भी, तो मैनेज करने मतलब के बावजूद का अर्थ आ रहा, तो सो नहीं, बिकॉज नहीं, येट हो जाएगा। येट का मतलब ये होता है क्या, के बावजूद या फिर भी। तो समझिएगा सेंटेंस को बस आपको यहाँ पर जोड़ने बोल रहा था, तो यहाँ पर भरने के लिए बोल रहा था। तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट क्या किया, अपने फुल जो मार्क्स होता है स्कोर, वो उसको मैनेज कर लिए है। तो यहाँ पर येट का मतलब ये होता है के बावजूद या फिर भी। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच है, ये नरेशन आ गया। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको जो है डीएलएड, बिहार डीएलएड में इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश पूछा जाता है 20 सवाल, एकदम सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। और आप अगर 35 में, यहाँ पर आपको 35 सेट सॉल्व करवाऊंगा और उसमें हर पेपर सेट में नरेशन, वॉइस, और मेरे तरीक़ा से आप अगर करने सीख गए तो आप क्या करोगे, चुटकियों में कर लोगे,
नरेशन वॉइस को एलिमिनेशन मेथड से। देखिए, वी आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ मतलब ये यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक ना, यहीं तक, यहाँ तक क्वेश्चन है, इधर तक, ठीक है। तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो यहाँ से होगा वी डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये वी सेड डैट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वी सेड डैट क्या है, डैट के बाद क्या भराएगा, गोइंग फॉर ए हॉलीडे डैश द डैश। तो देखते हैं वी डिक्लेयर्ड, और यहाँ पर वी है, तो वी हमारा क्या बोले हैं, SON को याद रखिएगा, 1 2 3। तो वी हमारा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो वी है, ये जो वी है इसके अनुसार बदलेगा। तो वी के अनुसार मतलब क्या होता है, हम का उच्चारण आता है। तो हम मतलब क्या होता है, हम मतलब लोग, हम लोग। तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, दे यूज के, वी तो नहीं करेंगे। तो आपका जो है वी तो नहीं करेंगे, वी ही करेंगे, ठीक है, वी करेंगे, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी। तो यू तो होगा नहीं, अच्छा दे भी नहीं होगा। तो वी और वी यहाँ पर है, और ये पर है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है, V2 है ना, तो V2 है तो पास्ट टेंस में है। तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा भी पास्ट टेंस में जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस। तो आर है तो आर बदलेगा पास्ट में, तो ये वी के साथ आर है। आर तो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट बताता है, तो ये भी ख़त्म। ये आपका पास्ट बता रहा है, वाह वेयर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ से। देखिए हम लोग क्या किए, तुरंत कर लिए। अच्छा, वी में अगर टकर हो रहा था तो यहाँ फिर देखिए नेक्स्ट वीक का मतलब क्या था, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक। तो ये होगा, ये प्रीवियस वीक, यहाँ से भी ये ख़त्म, तब फॉलोइंग वीक से सही हो गया। तो 19 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, इस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी कर लेते हैं ऑप्शन सॉल्यूशन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको चारों ऑप्शन में से चूज करना ऑप्शन जो, और सेंटेंस को कैसा भाव देना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो यू वुड नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर। देखिए यहाँ पर विल का जो पास्ट होता है वुड नॉट है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में सवाल घुस गया, ठीक है। यू वुड नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर, तुम तब तक ग्रामर का यूज करने का लायक नहीं होगे, सही ग्रामर का यूज करने के लायक नहीं होगे, अनलेस मतलब जब तक यू डैश इट, जब तक तुम उसको क्या करते हो, समझ नहीं सकते। कंडीशनल सेंटेंस आ गया ना। अनलेस का मतलब होता है, तो अनलेस का मतलब होता है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि तुम ग्रामर का सही से इस्तेमाल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम यहाँ मतलब जब तक कि तुम डैश इट, डैश की जगह कौन आएगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको बोले हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, हैव के साथ अंडरस्टैंड लगा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हैव है तो V3 होना चाहिए था। सिर्फ अंडरस्टैंड, वुड नॉट, डू नॉट वाला भी तो नहीं होगा, क्योंकि अनलेस खुद की किसका सेंस देता है, खुद अपने नेगेटिव सेंस देने के लिए जाना जाता है अनलेस। तो यहाँ पर हम हमारा एक्स्ट्रा नॉट लगा के सेंटेंस को सुपरफ्लेशियस नहीं बनाएंगे, तो ये भी नॉट, डू नॉट नहीं होगा, क्योंकि अनलेस हमारा नॉट का कमी पूरा कर दे रहा है। यहाँ डू अंडरस्टैंड नहीं, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड इट, जब तक कि तुम उसे समझोगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। अनलेस के बाद जो है ना प्रेजेंट टेंस के रूप में अंडरस्टैंड का प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर के, मतलब जनरल इंग्लिश के सेट नंबर 3 में। आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।